हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 26 मार्च। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वाटर डे 2025। रिसेंटली हम लोगों ने वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया था और इस दिन हम लोग वाटर के रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इंडिया में जो मिनिस्ट्री है, हैज़ लॉन्च द 6th एडिशन। हम लोगों ने कौन सा एडिशन लॉन्च किया है? 6th एडिशन। किस चीज़ का? जल शक्ति अभियान का। कैच द रेन कैंपेन, मतलब जो रेन वाटर है उसको स्टोर करने के लिए एक कैंपेन है 2025 में। इसी कैंपेन का एडिशन है, वो हम लोगों ने क्या किया है? लॉन्च किया है। किस दिन हुआ है ये सब कुछ? 22 मार्च 2025 को। और 22 मार्च 2025 ही क्या है? हमारा वर्ल्ड वाटर डे भी है। थीम क्या थी? ये जो हमारे इवेंट है, लॉन्चिंग है, इसकी थीम थी पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन। मतलब पीपल के एक्शन जिसके थ्रू हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। टूवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट, कम्युनिटी के हेल्प से ही हम लोग कनेक्ट करके वाटर को कंजर्व करेंगे। जल संचय, जल भागीदारी, जल जागरूकता की ओर। ठीक है। हिंदी में ट्रांसलेशन है। वर्ल्ड वाटर डे के बारे में देखते हैं। इसका एम है अवेयरनेस को स्प्रेड करना अबाउट वाटर कंजर्वेशन, और साथ में हम लोग पानी को कैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट के थ्रू प्रैक्टिसेस में ला सकते हैं, पानी के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए कैसे काम कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुलाइज, मतलब ये सारे जो हमारे मन में आइडिया था, इसको कॉन्सेप्ट हमने कब दिया? 1992 में, रियो समिट में। और ये ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हो गया, मतलब ये डे ऑफिशियली 22 मार्च ऑफिशियली वर्ल्ड वाटर डे कब डेजिग्नेट हुआ? हमारे 1992 में, 1993 में जब यूनाइटेड जनरल असेंबली ने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। ठीक है। हर साल सेलिब्रेट होता है। और फिर हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनके साथ भी क्या है? इसकी आइडियोलॉजी मैच होती है। द डे अलाइंस विद यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। तो कौन से वाला गोल है? हमारा 6th गोल के साथ मैच हो रहा है, जिसका SDG 6 क्या कहता है? इंश्योरिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए हमें पानी की सुविधा देनी है और सैनिटेशन फैसिलिटीज देनी है 2030 तक। वाटर डे की अब की बार की थीम क्या थी? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। जो हमारी ग्लेशियर है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही है, उन्हें हमें प्रिजर्व करके रखना है। गवर्नमेंट ने वाटर कंजर्वेशन के लिए स्कीम्स भी लॉन्च की हुई है, जैसे कि जल शक्ति अभियान, अमृत 2.0, ठीक है, अंडर ग्राउंड वाटर के लिए। और फिर अटल भूजल योजना, ये भी हमारे ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट के लिए स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन डोनेशन करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, जो ये सारा जो हमारा ऑर्गन्स का पार्ट जो भी है, टूरिज्म है, ये एक मेडिकल टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ना, क्योंकि बहुत फॉरेन कंट्री से इंडिया में लोग ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या है? सीरियस कंसर्न्स एक्सप्रेस किया है, मतलब अपने एक टॉपिक पे कंसर्न जाहिर किए, टेंशन जाहिर की है। और वो टॉपिक क्या है? कि हॉस्पिटल्स है वो क्या है? डाटा को शेयर नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कितना ट्रांसप्लांटेशन किया है, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर डाटा शेयर नहीं कर रहे हैं। और इनको ये डाटा किसके साथ शेयर करना चाहिए? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नोटो के साथ ये डाटा शेयर करना चाहिए। नोटो क्या है? एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को, एक्टिविटीज़ भी करती है। और वो एक्टिविटीज़ किससे लिंक है? हमारी थोटो एक्ट के साथ। थोटो एक्ट कब आया था? 1994 में। थोटो एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, 1994 में ये आया था। सेटअप किस लिए किया गया है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया है। और ये हमारे मिनिस्ट्री आ जाती है फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कई बार इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, इन सभी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए नोटो का प्रोवाइड करता है एफिशिएंटली और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, मतलब अच्छे से काम करने वाला और एक ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे ऑर्गन का प्रोक्योरमेंट हो रहा हो, मतलब ऑर्गन्स का प्रॉपरली तरीके से स्टोरेज हो।
डिस्ट्रीब्यूशन हो कंट्री में, साथ में नेशनल रजिस्ट्री है एक वो भी मेंटेन हो, डोनर्स की मतलब जिन्होंने ऑर्गन डोनेट किए हैं उनकी, और साथ में रिसिपेंट्स की भी जिन्होंने ऑर्गन एंड टिश्यूज को रिसीव किया है। फॉलोइंग टू डिविजन्स है हमारे किसकी नोटों की, क्या है वो टू डिविजन्स? पहली है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क, और दूसरी है नेशनल बायोमटेरियल सेंटर, नेशनल टिश्यू बैंक। ये दो डिवीजन है जो हमारी नोटों के अंडर काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंसेस से रिलेटेड मैटर से डील करती है। FATF क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट्स के बीच में पॉलिसी मेकिंग का काम करती है और साथ में स्टैंडर्ड्स को सेट करती है ताकि हम जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाली एक्टिविटीज़ है, उनको कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करेंगे ताकि डेवलप कर सके और पॉलिसीज़ को प्रमोट करें दोनों लेवल पे, नेशनल लेवल्स पे भी और इंटरनेशनल लेवल्स पे भी। ठीक है, कॉम्बैट करें मतलब रोकना है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को, और ये जो जितना भी इलीगल मनी है ये टेररिज्म एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने में यूज़ हो रहा है, इसको भी हमें रोकना है। FATF क्या करता है? डेवलप करता है, साथ में प्रमोट करेगा पॉलिसीज़ अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, और इसका जुरिस्डिक्शन भी पूरा ग्लोबली लेवल तक फैला होता है। ओरिजिन एस्टैब्लिश हुआ था 1989 में जब G7 समिट्स पेरिस में रिस्पॉन्स हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कंसर्न्स, मतलब G7 समिट है, ये सब लोग आई, G7 समिट हमारी पेरिस में हुई, यहाँ पे ये सारी कमिटीज सारी कंट्रीज ने आगे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ पे अपने कंसर्न्स को रेज किया। तो इसी के बाद हमारा यहाँ पे FATF का एस्टैब्लिशमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। अभी के टाइम पे FATF में 39 कंट्रीज़ है जिसमें USA भी आता है, इंडिया भी इसका पार्ट है, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड EU से हमारा मतलब है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इंडिया FATF का मेंबर कब बनता है? इंडिया 210 में FATF का मेंबर बनता है। स्टार्टिंग में जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम पे टेररिज्म फाइनेंसिंग इंक्लूड नहीं हुई थी। 2000 में ही मतलब 2001 या 10 के बीच में ही क्या है टेररिज्म फाइनेंसिंग को FATF के जुरिस्डिक्शन के अंदर लाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हक्की पिक्की ट्राइब कई बार न्यूज़ में भी है क्योंकि ये क्या है स्पाइसेस को और फिर बहुत सारी नेचुरल चीज़ों को और हर्बल ऑयल्स को ये लोग सेल करके अपना इनकम का सोर्स जनरेट करते हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हक्की पिक्की, हक्की का मतलब कन्नड़ा में है बर्ड एंड पिक्की का मतलब कैचर्स, तो ये ओरिजिनली क्या थे? बर्ड कैचर्स थे। ठीक है, सेमी नोमैडिक ट्राइब है और ट्रेडिशनली ये बर्ड कैचर्स और हंटर्स थे, मतलब पुराने टाइम में। हक्की पिक्की मेजर ट्राइबल कम्युनिटी है कर्नाटका की। ये इनके अलावा कर्नाटक के अलावा हमें वेस्टर्न और साउथ स्टेट्स ऑफ इंडियाज में देखने को मिल जाती है। ठीक है, मोस्टली नियर फॉरेस्ट एरियाज। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 में पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था। इस टाइम पे हक्की पिक्की पॉपुलेशन कर्नाटका में 11,892 थी। ठीक है, मेजॉरली कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं ये में? देवेंगरी, मुसुरु, कोलार, हसन एंड शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है। रिकॉग्नाइज किया गया इनको शेड्यूल ट्राइब्स इंडिया में। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत सारे प्रोविजंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करती है ना। मदर टंग क्या है? वागरी, और स्कॉलर्स ने इनको डेजिग्नेट किया है कि मतलब इनकी जो लोकल मदर टंग है वो है वागरी। वागरी लैंग्वेज की एक और ख़ास बात है कि यूनेस्को ने इसको लिस्ट में रखा हुआ है इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में, मतलब ऐसे लैंग्वेजेस जो खतरे में हैं, और ट्रेडिशनल हमारी कल्चरल लीगेसी को बचाने के लिए हमें इन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।